हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अलवर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंतर्गत लॉर्ड कॉर्नवालिस की तृतीय न्यायिक योजना के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में मैंने आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस की सन 1787 और 1790 की न्यायिक योजना के बारे में चर्चा की थी। सन 1793 की न्यायिक योजना में कॉर्नवालिस ने अपनी पहले की दो योजनाओं में जो कमियां रह गई थी उनको दूर करने के उद्देश्य से इस तीसरी न्यायिक योजना को लागू किया था। सन 1787 की योजना के द्वारा कॉर्नवालिस ने जिले के कलेक्टर को दीवानी, फौजदारी और राजस्व संबंधी मामलों को निपटाने का अधिकार दिया था। इस प्रकार प्रथम न्यायिक योजना में कलेक्टर में तीनों शक्तियां एक ही व्यक्ति के अंतर्गत केंद्रित कर दी थी, जो एक स्वस्थ न्यायिक प्रशासन के लिए ठीक नहीं थी। कॉर्नवालिस ने अपनी इन कमियों को महसूस किया और 1 मई 1793 को 48 विनियमों की एक संहिता तैयार करके मुफस्सिल क्षेत्र की न्याय व्यवस्था को ठोस आधार पर रखने का प्रयास किया। इस संहिता को कॉर्नवालिस संहिता के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के मुफस्सिल क्षेत्र के लिए अपनाई गई नीति और व्यवस्था का विवरण मिलता है। अब हम देखते हैं सबसे पहले सन 1793 की न्यायिक योजना के मुख्य प्रावधान। तो सबसे पहले है राजस्व तथा न्याय विभाग का पृथक्करण। कॉर्नवालिस ने अपनी 1793 की न्यायिक योजना के अंतर्गत राजस्व अधिकारियों की न्यायिक शक्तियां समाप्त कर दी और राजस्व न्यायालय को भी समाप्त करके उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामलों को दीवानी अदालतों में हस्तांतरित कर दिया। 1793 की न्यायिक योजना के अंतर्गत कलेक्टर को केवल राजस्व वसूली का दायित्व सौंपा गया। कलेक्टर के समस्त न्यायिक कार्यों को दीवानी अदालतों को सौंप दिया और दीवानी अदालतों का पुनर्गठन करके उनके सिविल वादों के अतिरिक्त राजस्व के मामलों को निपटाने का क्षेत्राधिकार भी इस योजना के अंतर्गत प्रदान किया गया। राजस्व के मामले में दीवानी अदालत के निर्णय के विरुद्ध कलकत्ता स्थित राजस्व मंडल और इसके निर्णय के विरुद्ध सपरिषद महाराज्य के पाल के समक्ष अपील किए जाने का प्रावधान इस योजना के अंतर्गत किया गया। कलेक्टर के राजस्व वसूली के संबंध में अधिकारों को इस योजना के अंतर्गत बढ़ाया गया। साथ ही कलेक्टर अपने कार्यों का विवरण राजस्व मंडल के पास भेजने जाने का इस योजना के अंतर्गत अनिवार्य किया गया। सेकंड है हमारा देसी भारतीय आयुक्तों के न्यायालय। सन 1793 की न्यायिक योजना में देसी भारतीय के हितों का उचित ध्यान रखा गया और उन्हें अनेक सुविधाएं प्रदान की गई। दीवानी अदालतों में 3 प्रकार के निम्नतम न्यायालय इस योजना के अंतर्गत कार्यरत थे, जिन्हें देसी भारतीय आयुक्तों के न्यायालय के नाम से भी जाना जाता था। इन्हें क्रमशः अमीन अर्थात पंच या निर्णेता, सालिसन अर्थात मध्यस्थ या विचारक और तीसरा मुंसिफ, जिसे देसी भारतीय न्यायालय के नाम से संबोधित किया जाता था। इन पदों पर नियुक्ति के लिए चयन जिलों के कार्यरत तहसीलदार, जमींदार और प्रतिष्ठित किसानों में से किया जाता था। ये पदाधिकारी वेतनभोगी न होकर कमीशन प्राप्त करते थे। इन्हें 50 रुपये तक के मूल्य के वादों पर निर्णय देने की अधिकारिता प्राप्त थी और इनके निर्णय से अपील जिला न्यायाधीश के न्यायालय में पेश की जा सकती थी। इसके बाद देखते हैं हम दीवानी अदालत का पुनर्गठन। सन 1793 की न्यायिक योजना के अंतर्गत दीवानी अदालतों की कार्यप्रणाली में कुछ परिवर्तन किए गए। पटना, ढाका, मुर्शिदाबाद में प्रत्येक जगह एक सिटी दीवानी अदालत की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त दीवानी न्याय प्रशासन की सुविधा के लिए 23 जिला दीवानी अदालतें भी स्थापित की गई। प्रत्येक न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कंपनी के एक प्रसंविधाबद्ध अंग्रेज कर्मचारी की नियुक्ति की गई और उसकी सहायता के लिए हिंदू मुस्लिम पदाधिकारी भी रखे गए। ये भारतीय विधि पदाधिकारी
अंग्रेज न्यायाधीशों को आवश्यकता अनुसार व्यक्तिगत विधि के विभिन्न प्रावधानों से अवगत कराते थे। जिला दीवानी अदालतें दीवानी तथा राजस्व संबंधी मामलों पर विचार करती थी। प्रत्येक जिला अदालत को अपने क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों पर बिना किसी जाति, धर्म या नागरिकता के भेदभाव की अधिकारिता प्राप्त थी। इस योजना के अंतर्गत इन न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में समस्त भारतीय और अंग्रेज आ गए थे, परंतु ये अदालतें आपराधिक क्षेत्राधिकार से पूर्णतः मुक्त रखी गई थी। न्याय प्रशासन में निष्पक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए तथा न्यायालयों के प्रति लोगों का विश्वास प्राप्त करने के उद्देश्य से इन अदालतों की समस्त कार्रवाई ओपन कोर्ट में होती थी। पक्षकार अपने मुकदमे की पैरवी स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से कर सकते थे। इस व्यवस्था का मुख्य लाभ यह है कि देसी भारतीय भी अंग्रेज व्यक्तियों के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करके उनसे क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकते थे, जो कि इससे पूर्व संभव नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं प्रशासन को न्याय विभाग के अधीन रखा गया। कानवाली संहिता के 4वें विनियम द्वारा दीवानी अदालतों में वादों को स्वीकार करने, उनका विचारण करने और उन पर निर्णय देने संबंधी विधि और प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। प्रत्येक जिले का कलेक्टर तथा अन्य प्रशासनिक कर्मचारी वहाँ की दीवानी अदालत के अधीनस्थ थे, जिससे उनके कार्यों पर अदालत का उचित नियंत्रण बना रहता था और वे प्रजा का उत्पीड़न भी नहीं कर सकते थे। जनता का कोई भी व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत सरकार के विरुद्ध दीवानी अदालत में वाद प्रस्तुत कर सकता था। इस प्रकार कॉर्नवालिस ने अपनी तीसरी न्यायिक योजना में रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत लागू किया। इसके बाद हम देखते हैं प्रांतीय अपीलीय न्यायालयों की स्थापना। कॉर्नवालिस कोड पारित होने से पूर्व अगर हम देखें तो दीवानी अदालतों के निर्णय से सभी अपीलें कलकत्ता की सदर दीवानी अदालत में पेश की जाती थी। सदर दीवानी अदालत में गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के सदस्य न्यायाधीश का कार्य करते थे, लेकिन ये सदैव अपने प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण सदर दीवानी अदालत के न्यायिक कार्यों के लिए पर्याप्त समय नहीं निकाल पाते थे। इसी के साथ बंगाल, बिहार और उड़ीसा के प्रांतों के आंतरिक भाग में रहने वाले जो पक्षकार थे, उनको अपील के लिए कलकत्ता की सदर दीवानी अदालत तक पहुंचना कष्टदायक था और उनका अत्यधिक धन और वह समय नष्ट होता था। इन सब कठिनाइयों से बचने के लिए सन 1793 के 5वें विनियम के द्वारा 4 प्रांतीय अपील न्यायालय जो पटना, ढाका, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद में स्थापित किए गए थे। ये प्रांतीय न्यायालय जिला न्यायालय तथा सदर दीवानी अदालत के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते थे। प्रत्येक प्रांतीय अपील न्यायालय में 3 न्यायाधीश होते थे जो कंपनी के परिसंविदाविद कर्मचारी होते थे। ये न्यायालय अपना कार्य निम्न क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रहते हुए करते थे। ये न्यायालय सरकार तथा सदर दीवानी अदालत द्वारा निर्देशित सभी मामलों पर निर्णय देते थे। इस न्यायालय को जिला दीवानी अदालतों द्वारा निर्णीत किसी भी मूल्य के दीवानी वादों पर अपील की सुनवाई की अधिकारिता प्राप्त थी। प्रांतीय न्यायालयों को जिले की दीवानी अदालतों के न्यायाधीशों के विरुद्ध वाद को स्वीकार करने और उनके विरुद्ध अन्य शिकायतें सुनने का भी अधिकार इस योजना के अंतर्गत प्राप्त था। दीवानी अदालतों के न्यायाधीशों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, पक्षपात, अभद्र व्यवहार आदि के आरोप प्रांतीय अपील न्यायालय में दायर किए जाते थे और दोषित होने की दशा में उन्हें सदर दीवानी अदालत के समक्ष भेजा जाता था, जो उन्हें दंडित करती थी। 1000 रुपये तक के मूल्य के मामलों पर प्रांतीय अपील न्यायालय का निर्णय अंतिम होता था, लेकिन यदि वाद की विषय वस्तु का मूल्य इससे अधिक है तो सदर दीवानी अदालत को अपील प्रस्तुत की जा सकती थी। प्रांतीय न्यायालय अपने निर्णय में कम से कम 2 न्यायाधीशों की उपस्थिति होना आवश्यक किया गया था। आगे देखते हैं हम मुंसिफों की नियुक्ति। दीवानी अदालतों का कार्यबोझ हल्का करने के उद्देश्य से 50 रुपये से कम मूल्य के मामलों को निपटाने के लिए भारतीय मुंसिफ नियुक्त किए गए। मुंसिफों की नियुक्ति आंतरिक क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए विशेष लाभकारी सिद्ध हुई, क्योंकि उन्हें सुगमता से न्याय प्राप्त होने की सुविधा इस योजना के अंतर्गत प्राप्त हुई थी। मुंसिफों के निर्णय से प्रथम अपील जिला दीवानी अदालत में हो सकती थी,
तथा जिला दीवानी अदालत के निर्णय से एक और अपील प्रांतीय अपील न्यायालय में प्रस्तुत की जा सकती थी। आगे हम देखते हैं दीवानी अदालत के रजिस्ट्रार की न्यायिक अधिकार शक्ति। सन 1787 की योजना के अंतर्गत हमने चर्चा की थी, प्रत्येक दीवानी अदालत में रजिस्ट्रार का न्यायालय स्थापित किया गया था, जिसे 200 रुपये तक के मूल्य तक के दीवानी और राजस्व मामलों को निपटाने का अधिकार शक्ति दी गई थी। इस व्यवस्था को सन 1793 की योजना के अंतर्गत जो का त्यों रखा गया, क्योंकि इससे जिले की दीवानी अदालतों का कार्यभार काफ़ी हल्का होना था और उन्हें महत्वपूर्ण वादों को निपटाने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। इसके बाद देखते हैं हम कोर्ट फीस की समाप्ति। वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा चालू की गई कोर्ट फीस कॉर्नवालिस द्वारा सन 1793 की योजना के अंतर्गत समाप्त कर दी गई। इसको समाप्त करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से न्याय प्राप्त हो तथा धन का अभाव न्याय प्राप्त करने में किसी प्रकार से कोई बाधक ना बने। आगे देखते हैं हम दंड न्यायालय से संबंधित सुधार। कॉर्नवालिस ने सन 1793 की न्यायिक योजना के द्वारा दंड व्यवस्था में और सुधार किए। कलेक्टरों के सभी फौजदारी अधिकार समाप्त कर दिए गए और चारों प्रांतीय अपील न्यायालय के न्यायाधीशों का आपराधिक मामलों में अधिकारिता दी गई। ये न्यायाधीश कोर्ट ऑफ सर्किट के रूप में अपने संभागीय जिलों का दौरा करते हुए फौजदारी मामलों को निपटाते थे। प्रत्येक सर्किट कोर्ट में 3 अंग्रेज न्यायाधीश होते थे, जिनमें एक वरिष्ठ न्यायाधीश होता था। यह कोर्ट दौरे की समाप्ति के पश्चात प्रांतीय अपील न्यायालय की हैसियत से मुफस्सिल दीवानी अदालतों के निर्णय पर हुई अपीलों की सुनवाई करते थे। इसके बाद हम देखते हैं अधिवक्ता वर्ग का गठन। कॉर्नवालिस संहिता का एक अन्य महत्वपूर्ण योगदान यह भी माना जाता है कि न्यायालयों में वकील वर्ग का प्रारंभ हुआ। सन 1793 के 7वें विनियम के द्वारा वकील वर्ग का गठन किया गया तथा वकील वर्ग के सदस्यों के लिए सुशिक्षित, सच्चरित्र तथा विधि की प्रक्रिया में पारंगत होना आवश्यक रखा गया। अदालत में वकालत करने के इच्छुक प्रत्येक अधिवक्ता के लिए सदर दीवानी अदालत से सनद प्राप्त करना आवश्यक था और यह सनद उनके लिए वकालत करने की अभिस्वीकृति होती थी। इसके बाद हम देखते हैं भारतीय विधि पदाधिकारी। सन 1793 की योजना के अंतर्गत स्थापित सभी अदालतों में देशीय भारतीय विधि पदाधिकारी आवश्यक रूप से नियुक्त किया जाना चाहिए थे। इन देशी पदाधिकारियों का सेवाकाल निश्चित होता था। दीवानी अदालतों में उत्तराधिकार, दाय, जाति, धर्म अथवा विवाह संबंधी वाद हिंदू तथा मुस्लिमों की व्यक्तिगत विधि के अनुसार निपटाए जाते थे, परंतु ऐसे मामले जिनमें कोई व्यक्तिगत विधि लागू नहीं होती थी, वहां न्याय, साम्य और सद्विवेक के आधार पर मामलों को निपटाया जाता था। विधायनी पद्धति का शुभारंभ। सरकार द्वारा विभिन्न विनियमों को अलग अलग पर्चों द्वारा प्रसारित किए जाने का प्रावधान इस योजना के अंतर्गत किया गया, क्योंकि जनसाधारण को इन विनियमों के उपबंधों की जानकारी प्राप्त होना आवश्यकता था। इससे पूर्व जनसाधारण को विनियमों की जानकारी प्राप्त नहीं होती थी। इस कमी को दूर करने की दृष्टि से विभिन्न विनियमों को संकलित करके एक निश्चित विधायी संहिता तैयार की गई। सन 1793 की योजना के अंतर्गत यह आवश्यक कर दिया कि प्रत्येक विनियमों को प्रस्तावना सहित पारित किया जाए, जिससे उसके पारित किए जाने का उद्देश्य का उल्लेख उसमें अवश्य हो। अब हम देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस की सन 1793 की न्यायिक योजना का मूल्यांकन। तो हम कहते हैं कि सन 1793 की न्यायिक योजना को कार्यान्वित करने के लिए सरकार को 4 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा। कंपनी की सरकार के लिए एक गंभीर समस्या थी, क्योंकि कंपनी का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक धन कमाना था, परंतु ब्रिटिश शासन और देशी भारतीय प्रजा दोनों के लिए समान रूप से ये उपयोगी सिद्ध होने के कारण इस योजना को पूर्णतः लागू किया गया। यह योजना इतनी अधिक सफल हुई कि कालांतर में इसे मद्रास, बंबई तथा बनारस के प्रदेशों में भी लागू किया गया। इस व्यवस्था का सबसे अच्छा गुण यह था कि इसके अंतर्गत निरोध तथा संतुलन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड बैलेंस, पूर्णतः लागू किया गया था। न्याय प्रशासन से संबंधित न्यायाधिकारियों को उचित नियंत्रण में रखा गया, जिससे वे अपनी न्यायिक शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके। इस संहिता द्वारा
कॉर्नवालिस ने भारत के लिए एक आदर्श न्याय व्यवस्था की नींव भी डाली है। अब हम देखते हैं 1793 की न्याय योजना के प्रमुख दोष। तो इस योजना के जो दोष है वो क्या थे, इस पे हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो हम कहते हैं कि प्रशासनिक व्यय में वृद्धि हुई, जिससे कंपनी सरकार के समक्ष एक समस्या खड़ी हो गई थी। जैसा अभी मैंने आपको बताया था, कंपनी का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक धन कमाना था, लेकिन कंपनी ये चाहती थी कि धन अधिक कमाया जाए और खर्चा कम किया जाए। लेकिन इस योजना को लागू करने के लिए 4 लाख रुपए तक का खर्चा किया गया था। न्यायालय शुल्क समाप्त करने के कारण मुकदमों की संख्या में वृद्धि हुई। परिणाम, न्यायालयों के समक्ष महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों को निपटाने में कठिनाई महसूस की जाने लगी। इस योजना के द्वारा विधि तथा प्रक्रिया के स्पष्टीकरण किए जाने के कारण न्यायालय की कार्य पद्धति में भी जटिलता आ गई थी। अगला हम देखते हैं, इस योजना के द्वारा न्याय प्रशासन में भारतीयों की उपेक्षा की गई, लेकिन छोटे मामलों को निपटाने का अधिकार भारतीय आयुक्तों मुंसिफों को था, परंतु उनके अधिकार बहुत सीमित रखे गए थे इस योजना में। अगला हम देखते हैं, न्यायालय के अंग्रेज न्यायाधीश भारतीय परिस्थितियों, रीति रिवाजों और भाषा से अवगत न होने के कारण कार्यकुशलतापूर्वक न्याय प्रशासन नहीं कर पाते थे। तो ये मैंने आपके सामने लॉर्ड कॉर्नवालिस की तीसरी न्यायिक योजना, जिसे सन 1793 की न्यायिक योजना के नाम से भी जाना जाता है, ये मैंने आपके समक्ष रख दी है। आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।